मैं देश के युवाओं को, जिनके दिल में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिनमें लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता है, ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता हूं। देश के युवाओं से मेरा आह्वान है, वो आगे आए और बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा में जुट जाएं। सबको नमस्कार। आदरणीय नरेंद्र मोदी वर्चुअल ऐप पर सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी वर्चुअल ऐप पर मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। आप सबका आभारी इसलिए भी हूं कि आपने जो विषय दिया है, बाबा भोलेनाथ का बनारस और मोदी जी का बनारस, यह विषय ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इस विषय की व्यापकता को समझना बहुत जरूरी है। भोलेनाथ का बनारस और मोदी जी का बनारस। भोलेनाथ का बनारस क्या है? भोलेनाथ का बनारस है जीवन की पूर्णता की ओर जाना। भोलेनाथ का बनारस है आनंद को प्राप्त करना। भोलेनाथ का बनारस है अपने व्यक्तित्व को, ऊंचाई को छूना। भोलेनाथ का बनारस है राष्ट्र की नीतियों, राष्ट्र के एकत्व को एक साथ जुड़ करके आगे बढ़ना। भोलेनाथ का बनारस है समरसतापूर्ण बनारस। भोलेनाथ का बनारस है वैश्विक बनारस। भोलेनाथ का बनारस है पूरी मानवता का बनारस। ये तो है भोलेनाथ का बनारस। इसलिए कहा जाता है काशी कभू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। ये कहा जाता है काशी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो बाबा विश्वनाथ का दरबार है। बाबा विश्वनाथ विश्व के नाथ हैं। जो विश्व का नाथ हो, इसका मतलब है कि बनारस में पूरी दुनिया बसती है, बनारस में पूरा भारत बसता है। बनारस की मन, आत्मा और शरीर सब दुनिया के लोगों के मन में है। यह काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार की बात के संदर्भ में आता है। तो आपका विषय जो अद्भुत है, भोलेनाथ के बनारस में मोदी जी का बनारस। मोदी जी का बनारस कैसे आके जुड़ गया? मुझे याद है, मैं बनारस में बचपन से रहा, बचपन से पला, बचपन से बड़ा हुआ, यहीं शिक्षा दीक्षा हुई। मैंने बनारस को जीने का प्रयास किया, मैंने बनारस को समझने का प्रयास किया, मैंने बनारस को अपने में पालने का प्रयास किया और मैंने बनारस में अपने को पलने का प्रयास किया। ये बनारस है। बनारस को सिर्फ नंगी आंखों से आप नहीं समझ सकते। बनारस को समझने के लिए दिल भी चाहिए, बनारस को समझने के लिए दिमाग भी चाहिए, बनारस को समझने के लिए सोच भी चाहिए, बनारस को जब समझने के लिए जीवन की पद्धति भी चाहिए। बनारस आसान नहीं है समझना। बनारस को समझते समझते न जाने सनातन काल से कितने ऋषि आए, कितने मुनि आए, कितने महापंडित आए, कितने महामहोपाध्याय। बनारस को समझने के प्रयास करते करते अनेक पीढ़ियां, सैकड़ों हजारों पीढ़ियां बीत गई, आज भी बनारस को समझा नहीं जा सका। बनारस है क्या? बनारस में रहने वाला व्यक्ति है क्या? बनारस को आप बनारस कहते हैं। क्यों कहते हैं बनारस? कि उसका रस ही बनारस है। उसका रस हमेशा बना रहता है। कौन सा रस? ज्ञान का रस। कौन सा रस? आकांक्षा का रस। कौन सा रस? महत्वाकांक्षा का रस। कौन सा रस? राष्ट्रवाद का रस। कौन सा रस? आनंद का रस। कौन सा रस? विवेक का रस। कौन सा रस? समरसता का रस। और कौन सा रस? एकीकृतता का रस। ये रस है बनारस का, जो हमेशा बना रहता है। इसलिए बनारस को कई नामों से जानते हैं। कोई बनारस कहता है, कोई काशी कहता है, कोई महाश्मशान कहता है, कोई आनंद कानन कहता है, कोई शिव नगरी कहता है, कोई गंगा नगरी कहता है, कोई घाट नगरी कहता है, कोई गली नगरी कहता है,
कोई मिष्ठान नगरी कहता, तमाम तमाम तरह के नाम बनारस को दिए गए। क्यों? क्योंकि भारत की विशेषता है कि बहुलता में एकता, और बनारस की विशेषता है बहुलतापूर्ण जीवन में एकतापूर्ण जीवन की स्थापना। यह बनारस है, बनारस को समझना चाहिए। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि 2014 में जब मोदी जी बनारस आए थे और जब उन्होंने नामांकन का उनका प्रोसेसन निकल रहा था, तो उनकी गाड़ी के पीछे मैं भी उपस्थित था। मुझे वो दिन याद है जब मोदी जी नामांकन करके के रास्ते से गुजर रहे थे, तो सड़कों पर क्या था? तारों का जाल था। सड़कों पर क्या था? गाय बैल थे। सड़कों पर क्या था? बेतरतीब चलती हुई भीड़ थी। सड़कों पर क्या था? फक्कड़, मदमस्त, उनीदा बनारसी के लोग, चलते हुए लोग थे। मोदी जी का वो वाक्य मुझे याद है कि क्या यही बनारस है? ये तारों के जाल बनारस है? साड़ों के गोल बनारस है? क्या है बनारस? ये भाव मेरे जैसे लोगों ने समझ लिया था। और उसी समय मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई थी कि मोदी जी बनारस को अंगीकार कर चुके हैं। पहले ही दिन मोदी जी ने जब नामांकन प्रोसेसन में आए थे, तो मैंने उनकी भाव भंगिमा को देखकर पढ़ा था, और मैंने अपने मित्रों से कहा था कि मोदी जी को बनारस ने स्वीकार कर लिया, और मोदी जी ने बनारस को स्वीकार कर लिया। मोदी जी और बनारस एकाकार हो गए, मोदी जी और बनारस एकजुट हो गए। और आपको याद होगा जब वो वर्चुअल रैली कर रहे थे, तो उन्होंने एक इस बात को उद्घाटित किया था, कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया। मां गंगा किसको बुलाती हैं? जो बनारस का बेटा होता है। मां गंगा किसको बुलाती हैं? जो बनारस को सोचता है। मां गंगा किसको बुलाती हैं? जो बनारस को जीने का प्रयास करता है। मां गंगा किसको बुलाती हैं? जो अपनी मातृभूमि को सजाने, संवारने और उसको आगे बढ़ाने का कृत संकल्प लेकर के आता है। इसलिए मां गंगा ने मोदी जी को बुलाया। और 2014 के बाद, जीत के बाद, जब मोदी जी जीत के बाद जब बनारस आए थे, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद दिया था, दशाश्वमेध घाट पर वो गंगा आरती देखने गए थे, तो जो 2000 के नामांकन के मोदी थे, वह चुनाव जीतने के बाद गंगा के घाट के नाव की सीढ़ियों पर बैठने वाले मोदी जी का व्यक्तित्व बदल गया था। बनारस ने स्वीकार कर लिया था मोदी को, बनारस ने मोदी को अंगीकार कर लिया था, और मोदी जी बनारस के बेटा होकर के उभरे थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बनारस में मोदी जी काशी के बेटे के रूप में आए, ये कोई नई बात नहीं है। बनारस में सनातन काल से गुजराती संस्कार और संस्कृति का एक प्रभाव रहा है। गलियों में गुजरात के लोग बसते हैं, व्यापार में गुजरात के लोग बसते हैं, संस्कृत के पांडित्य में गुजरात के लोग बसते हैं, जीवन शैली में गुजरात के लोग बसते हैं। बहुत से गुजराती मेरे मित्र हैं जो गुजराती घर में बोलते हैं, लेकिन जब सड़क पर निकलते हैं तो कहते हैं का रजा हवा, का हाल हो। गुजरात बनारस में बदल जाता है। तो ये परिवर्तन का जो दौर था, परिवर्तन का जो नमनीय संस्कार है बनारस का, उस नमनीय संस्कार ने मोदी जैसे बेटे को अपनी गोद में बिठाने का काम किया। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो 2014 में के पहले जिसने बनारस को देखा था, और आज जब 2021 में बनारस को देखता है, तो उसको याद नहीं आता कि 2014 के पहले का बनारस क्या था, 2021 का बनारस क्या हो गया। मैं एक दृष्टांत सुनाता हूं आपको। दृष्टांत क्या है? 2017 में एक हमारे क्लास फेलो जो बाद में बचपन में अमेरिका चले गए, अमेरिका बस गए। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग का हेड था, विभागाध्यक्ष था। मेरे बुलावे पर वो लेक्चर देने आए थे। बनारसी थे, उनका परिवार आज भी बनारस में रहता है। आए तो हतप्रभ थे लंका पर खड़े होकर के। उन्होंने कहा कि यही लंका है, यही बनारस है। अरे यार बनारस तो बदल गए, अरे यार बनारस तो चकाचौंध हो गए, अरे यार बनारस का शानो शौकत बदल गए। हतप्रभ थे। ये हतप्रभ किसने पैदा किया? ये हतप्रभ एक सोच ने पैदा किया, ये हतप्रभता एक दृष्टि ने पैदा किया, ये हतप्रभता एक मूल्य ने पैदा किया,
ये हतप्रथा एक संकल्प ने पैदा है। मोदी जी बनारस किसी चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे, मैं खूब जानता हूं, मैंने मोदी पर काम किया है। वो सिर्फ चुनाव लड़ने, सांसद बनने या प्रधानमंत्री बनने नहीं आए थे। मोदी जी बनारस में क्यों आए थे? एक संकल्पशील व्यक्तित्व के रूप में आए थे। उनको बनारस के बारे में पहले से पता था। वो बनारस कई बार अपने मुख्यमंत्री काल में, जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तो आए थे, बनारस को समझने में उनको कोई संकट नहीं था। लेकिन बनारस के बेटे के रूप में जब मोदी आए तो उसका मतलब क्या था कि एक बेटा किस तरह अपने मां के गोद को संवारता है, किस प्रकार अपनी मां के स्वास्थ्य को ठीक करता है, यह मोदी का संकल्प 2014 के बाद आया है। और काशी की जनता का आभार है, धन्यवाद है कि बनारस की इस बेटे को समझने का काम बनारस की जनता ने किया। जबकि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उनका प्रचार का वो तरीका भी नहीं था। वो एक बार आए चले गए, बीच में आए चले गए, लेकिन बनारसियों ने प्रधान मोदी जी को अपने घर का बेटा मान लिया। यह अद्भुत बात है। यहां आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जैसे काशी के बेटे हुए, यहां पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे काशी के बेटे हुए, यहां ठाकुर रघुनाथ सिंह जैसे काशी के बेटे हुए। लेकिन मोदी जी वो यहीं के थे, लेकिन मोदी जी ने काशी को अपनाया ही नहीं, और काशी ने मोदी जी को ही अपनाया नहीं। काशी ने मोदी जी पर एक दायित्व दिया कि वो बनारस जो फक्कड़पन का बनारस है, जो आनंद कानन का बनारस है, जो जीवन शैली का बनारस है, जो एकजुटता का बनारस है, जो धर्म पंथ जात से ऊपर उठकर बनारसीपन में जीने का बनारस है, उस बनारस को बचाए रखने का दायित्व बनारसी मां गंगा ने, काशी विश्वनाथ ने अपने बेटे मोदी को दिया। और मोदी जी ने 2014 से 2021 तक उसको बखूबी से निभाया। एक ऐसा बेटा, जो बेटा अपनी मां के प्रति कृतज्ञ हो, ऐसा बेटा जो अपने पिता, अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ हो, ऐसे बेटे ने अपने मां के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। यह बनारस में खूब अच्छी तरह देखा जा सकता है। इसलिए बनारस को मोदी जी ने कितना अपनाया, यह जो सवाल उठता है, तो इस सवाल का एक ही उत्तर मिलता है कि बनारस और मोदी जी, काशी और मोदी जी, महाश्मशान और मोदी जी, आनंद कानन और मोदी जी, दोनों एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि बनारस अब मोदी जी को छोड़ने वाला है, और हमको यह भी नहीं लगता कि मोदी जी अब बनारस को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी की कर्मभूमि अगर गुजरात है तो काशी मोदी जी की मातृभूमि के रूप में उभर के उभरी है। और गुजरात और काशी में कोई अंतर नहीं। सोमनाथ वहां है, काशी विश्वनाथ यहां है। आप कल्पना करिए कि क्या सोमनाथ काशी विश्वनाथ के बगैर रह सकते हैं? क्या काशी विश्वनाथ सोमनाथ के बगैर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। यह पुराण कहता है, जो सोमनाथ है वही काशी है, तो जो गुजरात है वही काशी है। तो गुजरात का बेटा, गुजरात का कर्मशील बेटा मोदी अगर गुजरात का है तो काशी का वो बेटा। इसलिए आप ये सवाल लोग उठाते हैं कि 10 सालों में मोदी जी को बनारस ने कितना अपनाया, या काशी ने मोदी जी को कितना अपनाया, ये सवाल बेमानी हो जाता है। अपनाने का सवाल क्या, बनारस के संसदीय इतिहास में अगर पूरे इतिहास का, 1952 के इतिहास का आप आकलन करें, विश्लेषण करें, तो जितने वोट से, जितने मत से मोदी जी 2014 में जीते, जितने मत से 2019 में जीते, उतना मत तो यहां का जीतने वाला प्रत्याशी भी आज के इतिहास में नहीं पाया। उन्होंने चुनावी राजनीति का इतिहास बदल दिया मोदी जी। जीत, भारी जीत, इस जीत की कल्पना कोई नहीं कर सकता। उस जीत को काशी के लोगों ने दिया मोदी जी को। इसलिए नहीं दिया कि काशी के लोगों का कोई स्वार्थ है, कोई पद प्रतिष्ठा लेना है। इसलिए दिया कि मोदी जी उनके भाई हैं, काशी वासियों के, बनारसियों के भाई हैं, बनारसियों के अपने हैं, बनारसियों के घर घर में है। इसलिए जब नारा लगा था,
हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो इस नारे को काशी वासियों ने अपने अपने हृदयस्थ करने का काम किया। ये मजा, बनारस किसी नारे को जल्दी स्वीकार नहीं करता। बनारस राजनीतिक भी है, बनारस सांस्कृतिक भी है, बनारस भौतिक भी है, बनारस आध्यात्मिक भी है, बनारस ज्ञानिक भी है। बनारस का तो बहुरूप है, चहुरूप है। उस बनारस के चहुरूप और बहुरूप में मोदी जी को पालना और मोदी जी को स्वीकार करना, यह आप में इसको मैं दैवी संस्कार मानता हूं। मैं यह भौतिक संस्कार नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वास्तव में मां गंगा ने मोदी जी को बुलाया, वास्तव में बाबा विश्वनाथ ने मोदी जी को बुलाया, वास्तव में बनारस की हजारों लाखों सालों की सनातन संस्कृति ने उनको एक देव पुरुष के रूप में, एक देव बेटे के रूप में अपने को अंगीकार किया। और उस पुरुष ने 10 सालों में बनारस के चाल को भी बदला, बनारस के चरित्र को भी बदला, बनारस की सोच को भी बदला, बनारस की इनोवेटिव प्रोग्राम को भी बदला। आज बनारस का युवा जो कभी गलियों में गुल्ली डंडा खेलता था, आज बनारस का युवा जो कभी पतंग के पेचों में अपना जीवन गुजार देता था, आज बनारस का युवा इनोवेशन कर रहा है, नई संकल्प शक्ति खोज रहा है, नई सोच के साथ बनारस का युवा आया है, नई चीज खोजता है, नई चीज पाने का प्रयास करता है। पाने का प्रयास करना और खोजने का प्रयास करना, यही तो जिजीविषा है, यही तो संकल्प शक्ति है। और इसी संकल्प शक्ति के साथ बनारस का युवा आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने बनारस को समझने का जिस तरह से प्रयास किया, वो 2 तरह से समझने का प्रयास किया। एक आध्यात्मिक स्तर पर, दूसरा विकास के स्तर पर, और तीसरा सनातन संस्कृति के स्तर पर। तीनों स्तरों पर मोदी जी ने बनारस को समझने का प्रयास किया। और उनको समझ में भी आया कि बनारस है क्या चीज, हमको बनारस को किस दिशा में ले जाना है। बनारस की मूल संस्कृति बदलनी नहीं चाहिए, बनारस की प्राचीन परंपरा में खोट नहीं लगना चाहिए, बनारस की भाषा, रहन सहन, खान पान वैसे के वैसे रहना चाहिए, लेकिन बनारस को बदलना भी चाहिए। प्राचीनता को अपने में समाते हुए प्रतीच प्राची का मेल सुंदर, ये बनाने का जो सपना बनारसियों का था, मोदी जी ने उस सपने को 2014 से 2019 तक में पूरा करने का प्रयास किया है। और वो प्रयास अनायास नहीं है, वो प्रयास यूटोपिया नहीं है, वो प्रयास काल्पनिक नहीं है, वो प्रयास दिखाई भी पड़ रहा है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अमेरिका से आने वाला मेरा साथी जो 20 साल पहले कभी बनारस का लड़का था, बेटा था, और जब 20 साल बाद बनारस आता है तो बनारस के भ्रम में भटक जाता है। वो कहता है कि क्या यह न्यूयॉर्क है, क्या यह पेरिस है, क्या यह बनारस है, कि क्या मुंबई है, क्या है बनारस। बनारस के सोच में डूब जाता है, और बनारस की सोच में डूबना भी चाहिए। जिस होलिस्टिक रूप में, जिस संपूर्णता के रूप में, जिस एकात्मकता के रूप में, जिस संवेदनशीलता के रूप में, जिस भाव के रूप में मोदी जी ने बनारस को एक आधुनिक आध्यात्मिक धार्मिक सांस्कृतिक विकासमान नगर बनाने का सपना सजोया, वह सपना साकार होता दिखाई पड़ रहा है। क्या था घाट? मोदी जी के आने से पहले बनारस में घाट थे, 84 घाट थे, लेकिन घाटों का रूप क्या था? क्या घाटों पर स्नान करने के लिए जाया जाता है? क्या घाटों को दृष्टा नहीं बनाया जा सकता? क्या घाटों की सीढ़ियां, जिन सीढ़ियों को नजीर बनारसी ने स्वर्ग की सीढ़ियां कहा, जिन सीढ़ियों पर कबीर को रामानंद अपने गुरु रामानंद के पांव मिले, जिन सीढ़ियों पर बाबा कीनाराम के पांव पड़े, जिन सीढ़ियों पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चलकर रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और विनय पत्रिका जैसे महान ग्रंथों की रचना की, वो सीढ़ियां मजाक हैं क्या? वो सीढ़ियां तो ऐतिहासिक हुई ना। इन बड़े महापुरुषों की जिस सीढ़ियों पर कदम पड़े हो, वो सीढ़ियां मजाक नहीं है, वो सीढ़ियां इतिहास हैं। वही सीढ़ियां हैं
अस्सी घाट की वो सीढ़ियां जहां नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, और वही स्थान है जहां उन्होंने फावड़ा चलाया था। वह स्थान मिट्टी के ढेर में डूबा पड़ा था, और जब उस स्थान के बारे में आप खोजेंगे तो वही स्थान है जब कभी विवेकानंद आकर के साधना करते थे, और जब विवेकानंद काशी में रहे और जब तुलसी घाट के अखाड़े पर उन्होंने कुश्ती लड़ी और कुश्ती लड़कर काशी के उस स्थान पर जाते थे, उस स्थान से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस स्थान पर फावड़ा चलाया मोदी जी। बहुत कम लोगों को पता है कि जहां मोदी जी ने फावड़ा चला, या तो मोदी जी को पता था या तो अनायास हो गया, लेकिन उन स्थानों को बनारसी जानते हैं कि वह स्थान विवेकानंद के साधना का स्थान, वो कभी महाश्मशान था। काशी तो महाश्मशान है। बनारस में कभी ये कहा जाता था, अरे भैया हम जी के का करब, हम मरी के का कर ले, हमके मर जाब तो हमार का हुई, जी ले तो का हुई। मतलब जीना और मरना बराबर एक दृष्टि के रूप में बनारसी देखता है। आज 2021 में बनारसी कहता है, अरे जीवन का आनंद ले लेवे दा भैया, जब तक मोदी जी हुआ तब तक जीवन का हम आनंद ले ले, ओकरे बाद मौत तो अवही के हो, बाबा विश्वनाथ के गोदी में जहई के हो। ये भाव बदल गया, ये संस्कार बदल गया, ये सोच बदल गया। यह सोच पूर्णता का सोच है, यह सोच एकाकारिता का सोच है, यह सोच काशी की आत्मा के नजदीक है। मोदी जी के आने से, मोदी जी के बनारस से जुड़ने से यह सोच का परिवर्तन एक नया ऐतिहासिक धरातल पैदा करता है। यह मैं मानता हूं, मैंने बहुत नजदीक से देखा। एक कोई ट्रेन सांसद चला देता है काशी विश्वनाथ, तो इतिहास में दर्ज किया जाता है कि फला ने काशी विश्वनाथ ट्रेन चलाया। नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने काशी विश्वनाथ ट्रेन चलाया, आदरणीय शंकर प्रसाद जायसवाल ने शिव गंगा ट्रेन चलाया। एक काशी विश्वनाथ, दूसरा शिव गंगा ट्रेन। ये दोनों ट्रेन इतनी अद्भुत हो गई कि काशी के सम्मान का प्रतीक बन गई। आज काशी में कितने ट्रेन चले, काशी से कितने ट्रेन चले, काशी से बाहर से कितने ट्रेन काशी आए, वो आप गिन नहीं सकते। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर ट्रेन चलाना, काशी से केवड़िया तक ट्रेन चलाना, काशी में ट्रेनों का अंबार लगा देना। क्यों? इसलिए कि काशी या बनारस वैश्विक नगरी है। यहां पर्यटन की अद्भुत संभावनाएं हैं, यहां रोजगार की अद्भुत संभावनाएं हैं, यहां भारत को विश्वगुरु बनाने की अद्भुत संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को दूरदर्शितापूर्ण देखने का काम तो आज मोदी जी ने ही किया, इसके पहले किसी ने क्यों नहीं किया? काशी विश्वनाथ मंदिर, जो काशी कॉरिडोर का संकल्पना उनकी है, हम तो नहीं कभी सोचे थे अपने जीवन में कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे पहले की पीढ़ी ने भी क्या अभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं सोचा था। उसके पहले की पीढ़ी तो देख के हैरान है कि काशी विश्वनाथ का यह दरबार बनेगा, जहां प्राचीनता भी संरक्षित रहेगी, जहां आधुनिकता का समावेश भी होगा, जहां वैश्विक दृष्टि भी पड़ेगी, जहां भक्तों को सुगम साधन मिलेंगे, जहां बाबा विश्वनाथ का दरबार गंगा मां के चरणों से जुड़ेगा। यह किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन वो रूप साकार हो रहा है। यह संकल्पना ही अपने आप में इस बात का संकेत है कि मोदी जी की दृष्टि काशी को अपने में समेट कर जीने की है। अब मोदी जी बनारसी हो गए। जब कभी बनारसी भाषा में वो बोलते हैं तो बनारस उनके मुंह से, उनकी जबान से स्फुटित होता दिखाई पड़ता है। अब मोदी जी भारतीय हैं, ठीक है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के बेटा, सब ठीक है, लेकिन असल में अब मोदी जी बनारसी नरेंद्र मोदी हो गए हैं, गुजराती नरेंद्र मोदी नहीं है। और गुजरात बनारस में सिमट गया है और बनारस गुजरात में पहुंच गया है। यही तो एकत्व का भाव है। इसी भाव को खोजने के लिए शंकराचार्य ने न जाने कितनी यात्राएं की। इसी भाव को खोजने के लिए कीनाराम और नाथ संप्रदाय के अवगढ़ संतों ने
इसी भाव को तो खोजने का प्रयास किया था। तो मोदी जी के साथ बनारस का जुड़ना और मोदी जी के साथ बनारस को समझना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। अब रही बात, ये सवाल उठाते हैं लोग कि मोदी जी ने क्या किया। अरे मोदी जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सवाल उठता है। क्या किया ये अलग सवाल है, क्या नहीं किया। होलिस्टिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट बनारस से देश में निकला। मैं आपको निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। शायद इस देश में विकास की अवधारणा में एक नया आयाम जुड़ने की बात हुई है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, किसी को बांट के डेवलपमेंट नहीं, खंड खंड में जोड़ के डेवलपमेंट नहीं, संपूर्णता में डेवलपमेंट। और उस संपूर्णता में डेवलपमेंट, उस संपूर्णता का विकास का नया आयाम बनारस को एक मॉडल के रूप में खड़ा करने जा रहा है, ऐसा मैं दिखाई पड़ रहा है। हम एक शोधार्थी हैं, हम शोध करते हैं। बनारस हमारा प्रिय विषय है और हम बनारस के उतार चढ़ाव को हमने समझने का प्रयास किया। मोती चंद ने काशी के इतिहास नामक पुस्तक में लिखा कि क्या बनारस कभी सो के उठ भी सकता है क्या? हाँ मोती चंद जी, आप नहीं है, आपको प्रणाम। मोती चंद जी, बनारस सो के उठ चुका। प्रेमचंद ने हंस नामक पुस्तक में लिखा कि काशी बदल नहीं सकती। प्रेमचंद जी, आपको प्रणाम। काशी बदलती जा रही है, अपने मूल को संरक्षित करते हुए काशी बदलती जा रही है। डायना एक ने द सिटी ऑफ लाइट में लिखा कि काशी तो काशी ही है, उसे न्यूयॉर्क नहीं बनाया जा सकता, उसे पेरिस नहीं बनाया जा सकता, वह आधुनिकता को छू तक नहीं सकेगी। डायना एक जी, काशी ने आध्यात्मिकता को भी संरक्षित रखा, काशी ने अपने सांस्कृतिक निष्ठ जीवन पद्धति को भी संरक्षित रखा, काशी की संस्कृति भी संरक्षित रही और काशी चलने लगी। चलने क्या, दौड़ने लगी। दुनिया के सारे लोग आते हैं काशी में। घाटों पर देखिए, गंगा के किनारे देखिए, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, अमेरिका, न जाने कहां कहां से। एक अमेरिकी हैडसन हमारा मित्र था, वो हमारे अंडर में रिसर्च कर रहा था। उसने कहा कि इज इट बनारस? हम के यस, इट इज बनारस, इट इज लाइक न्यूयॉर्क। अब क्या देखा उसने न्यूयॉर्क में, हम नहीं समझ सकते, लेकिन उसमें यहां आकर अगर न्यूयॉर्क का भाव उसमें आ रहा है तो क्या यह मोदी जी की संकल्पनाओं का उदाहरण नहीं है? जिन लोगों की आंखें अंधी होती हैं, जो बनारस समझ नहीं पाते, बनारस को अपने स्वार्थ की अड़ी मानते हैं, उनको बनारस का बदलता स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जो काशी की अड़ियों में बसते हैं, जो काशी की अड़ियों में बहस करते हैं, जो काशी की अड़ियों में अपना जीवन खपाते हैं, उनको बनारस का बदलता, संभलता और वैश्विक स्वरूप दिखाई पड़ता है। देखने की दृष्टि का अंतर है। तो मोदी जी अगर बनारस आए हैं तो मोदी जी बनारस से जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके आने जाने को निश्चित करने का काम उनकी मां गंगा तय करेंगी, उनके पिता काशी विश्वनाथ तय करेंगे और कोई नहीं तय कर सकता। इसलिए मोदी जी और बनारस एक रूप है, ऐसा मैं मानता हूं। आपका ये सवाल बहुत दूसरे ढंग का सवाल है कि मोदी जी के आने के पहले का बनारस, सही सवाल है। मोदी जी के आने के पहले का जो बनारस था, वह बनारस आज भी है। वो बनारस में कोई खोट नहीं है, लेकिन बदला क्या है कि मोदी जी के आने का बनारस एक तरह से अराजक फक्कड़पन का बनारस था। कहीं थूक देना, कहीं कुछ कर देना, न यातायात के नियमों को देखना, न उसको पालन करना, जैसे तैसे रहना, ये एक जो है स्वच्छंद जीवन मोदी जी के बाद का वही बनारसी
जो कभी स्वच्छंद जीवन जीता है आज स्वच्छंद जीवन भी जी रहा है और यातायात के नियमों का पालन करते हुए चल रहा है। बदल गया बनारस का सोच। आज भी रेड लाइट पर कभी रेड लाइट पर बनारसी रुकते नहीं थे। रेड लाइट का होला कैसे लाल हम चलो। आज रेड लाइट लगते हेलमेट लगाए बनारसी रुक जाता है। ये अनुशासन कैसे आया? ये अनुशासन इसलिए आया कि उसका बेटा उसका भाई किसी संस्कृति को किसी संस्कार को अनुशासन के साथ सिखाना चाहता है। मोदी जी बनारस के सांसद मात्र नहीं है, मोदी जी बनारस के अभिभावक भी हैं। मोदी जी बनारस के युवाओं के एक रोल मॉडल भी हैं। युवाओं के ही नहीं, हमारे जैसे लोगों के भी रोल मॉडल। हर गतिविधि उनकी कोविड काल में जो स्थिति बनी थी, बनारसियों ने जिस तरह से कोविड महामारी को बनारस को संभालने का काम किया वह अद्भुत अविस्मरणीय है। प्रेरणा कहां से मिली? उसके सांसद जैसे अभिभावक से मिली। कोई भूखा नहीं मरा बनारस में, कोई असहाय नहीं हुआ बनारस में। जब मास्क नहीं मिलते थे, जब जो क्या कहते हैं पीपी किट नहीं मिलते थे, जब सैनिटाइजर नहीं मिलते थे, तब बनारसियों ने अपने हाथ से सैनिटाइजर बना दिया, पीपी किट बना दिया, मास्क बना के हजारों संख्या। यही भारती मिश्रा जी बैठी हुई है आपके ही मंच पर। इन्होंने पूरे कोविड काल में अपने साथियों के साथ 10,000 मास्क बनारसियों में बांट दिया। 10,000 मास्क। कोई स्वार्थ नहीं था, कोई व्यवसाय नहीं था। ये कहां से आया? ये प्रेरणा से आया। यह है बनारस। इस सोच को, बनारस के इस सोच को आगे ले आने वाले बनारस के सांसद ही नहीं है, बनारस के बेटा है और उस बेटे का नाम है नरेंद्र मोदी। हम बनारस के नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानते हैं। हम सांसद कम अपना भाई मानते हैं। हम मोदी जी को अपने घर का बेटा मानते हैं। और यही हालत हमारी नहीं है, बनारस के हर घर में है। कोई गाली नहीं दे सकता मोदी जी को बनारस में, उनसे हंसी मजाक कर सकता है। हंसी मजाक करना, फक्कड़पन दर्शाना, ये बनारस की आदत है। इस आदत में बनारस जीता है और बनारस को अपना मान करके, अपने अड़ी का एक सदस्य मान करके बनारसी उनसे मजाक भी करता है, जबकि वो आदरणीय है, सम्माननीय है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उसके बावजूद भी उनको उसको पद से कुछ लेना देना नहीं है। बनारसियों को मोदी जी से पद से नहीं लेना देना, बनारसियों को मोदी जी के व्यवहार से लेना देना है। बनारसियों को मोदी जी के कर्तव्यशीलता से सीखना है। बनारसियों को मोदी जी के दृष्टि से सीखना है। बदल दिया मोदी जी। अगर मोदी जी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं डंके की चोट पर यह खाने को तैयार हूं, कहीं भी किसी मंच पर, कि मोदी जी आपने बनारस की दृष्टि बदल दी, आपने बनारस की सोच बदल दी, आपने बनारस के रंगत बदल दी, आपने बनारस का चाल चरित्र और चेहरा तीनों बदलने का काम किया। यह अद्भुत काम किया। मुझे नहीं लगता कि कोई सांसद इस तरह की दृष्टि रख सकता है। और यह दृष्टि मानवीय होने के कारण नहीं आई, काशी विश्वनाथ के बेटे के रूप में आई। आपने खुद कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो गंगा मां का जो बेटा होगा वो तो सर्व कल्याण की बात करेगा ना। गंगा मां की जो का बेटा होगा वो तो संकीर्ण दृष्टि रखेगा ही नहीं। गंगा तो सबको तारती है, गंगा तो सबको मोक्ष देती है। गंगा का जो रूप 2014 के पहले था, आज 2021 में गंगा का वह रूप बदलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी गंगा में बहुत कुछ करना बाकी है। गंगा जी के लिए, गंगा मां के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। काम हो रहे हैं। गंगा में सीवर का एक बूंद ना पड़े, इसकी बात सोचनी चाहिए, सोची जा रही। मोदी जी सोच रहे होंगे क्रूज चलाना। काशी के लोगों ने गंगा में कभी क्रूज का सपना देखा था क्या?
काशी के लोगों ने कभी घाट वाक की परिकल्पना की थी क्या? काशी के लोगों ने कभी घाट की सीढ़ियों को छू करके यह सोचा था कि यह कबीर की सीढ़ी है, यह तुलसी की सीढ़ी है, यह कीनाराम की सीढ़ी है, यह विवेकानंद की सीढ़ी है? ये सोचा था क्या? सोचने पर विवश हुए, और सोचने पर विवश तब हुए जब एक प्रकाशपूर्ण दृष्टि सामने आई। इसलिए आप देखिए, विकास की अवधारणाएं जो हैं वह संकीर्ण नहीं। मोदी जी ने विकास की अवधारणाओं का जो मॉडल बनारस में सिद्ध किया वह संकीर्णवादी नहीं है, संपोषी है, होलिस्टिक है। उन्होंने बनारस के विकास को कई भागों में बांटा। मैंने अध्ययन किया, शिक्षा में बनारस का विकास कैसे होगा, चिकित्सा में बनारस का विकास कैसे होगा, यातायात में बनारस का विकास कैसे होगा, सड़कों में बनारस का विकास कैसे होगा, पेयजल में बनारस का विकास कैसे होगा, संस्कृति में बनारस का विकास कैसे होगा, पर्यटन में बनारस का विकास कैसे होगा, वैश्विकता में बनारस का विकास कैसे होगा, खुले आसमान में वायु पाने की संकल्पना के रूप में बनारस का विकास कैसे होगा। यह सोच बनारस के मॉडल में दिखाई पड़ता है। यातायात के साधन उन्होंने बढ़ाए, रिंग रोड, ओवरब्रिज, सड़कों की सुंदरता, जगमगा, रात में जगमगाता सड़क, लाइट की मैं तो अद्भुत आश्चर्यचकित हूं। 2014 से 2021 में गर्मी के दिन में मैंने बिजली जाते नहीं देखी। उसके पहले गर्मी में तड़पड़ा जाते थे हम लोग, थोड़ी बहुत कट जाती है। कभी नारा लगता था, बिजली पानी दो, बिजली पानी दो, जो बिजली पानी न दे सके वो सरकार निकम्मी, ये नारा लगता था। पिछले 10 सालों में ये नारा हमने नहीं सुना। बिजली की कोई बात ही नहीं करता, पानी की कोई बात ही नहीं करता, सड़क की कोई बात ही नहीं करता। क्या हो गया? बिजली वैसे ही है, पानी का रंग वैसे ही है, सड़क भी वही है। व्यवस्था कर दी, वैज्ञानिक व्यवस्था कर दी, सोचपूर्ण व्यवस्था कर दी, होलिस्टिक व्यवस्था कर दी, और सिर्फ व्यवस्था से बनारस में गर्मी से तड़पड़ाते बनारसी को त्राण मिल गया, त्राण मिल गया। 14 के पहले लोग क्या कहते थे? गंगा आचमन योग्य नहीं है। आज पूरे कोविड काल में आचमन ही आचमन हुआ, मैंने भी आचमन किया। अब नहाने में किसी को परहेज नहीं है। गंगा उसी रूप में आने की ओर है। अगर उनका प्रवाह ठीक हो जाए, उनमें नाला गिरना ठीक हो जाए, तो गंगा के सौंदर्य को दुनिया का कौन सा सौंदर्य चुनौती दे सकता है? गंगा से सुंदर कौन है? जो गंगा शिव के जटाओं में सर पर रहती हो, उसके सुंदरता की कल्पना भी कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसी सुंदरता को लौटाने के लिए मोदी जी ने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया। और ये एक जुमला नहीं था, जुमला चिल्लाते हैं, जुमला नहीं है, ये यथार्थ है। कोई भी जिसकी दृष्टि साफ हो, संकीर्णतापूर्ण दृष्टि वाले लोग नहीं समझ सकते, जिसकी दृष्टि साफ हो वह इसको महसूस कर सकता, महसूस किया जा रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय का काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो काशी ही नहीं, भारत ही नहीं, वैश्विक गौरव है, उसको कैसे समझाया, संभाला, सजाया। एम्स के बराबर का दर्जा मांग की जाती रही, सारी सुविधा। उस एम्स में के बराबर के दर्जा के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल साइंस में कौन लोग आते हैं? गरीब से गरीब आते हैं, असहाय से असहाय लोग आते हैं, निहंग से निहंग लोग आते हैं, और उनको अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधा मिलने लगी है। कैंसर अस्पताल, अब बंबई कोई नहीं जाता, टाटा मुंबई में कैंसर में दिखाने कोई नहीं जाता। स्कूटर उठाता है, कार पर बैठता है, ऑटो पर बैठता है,
बगल के अस्पताल में चला जाकर के अपना इलाज कराता है। ये कल्पना, चिकित्सकीय कल्पना। जो विकेंद्रीकृत हॉस्पिटल थे बनारस में, उनको सजाने संवारने का काम मोदी की दृष्टि का परिणाम है। भीड़ का विभाजन हो गया, अस्पतालों में भीड़ का विभाजन हो गया। अब किसी छोटे अस्पताल में जाने से लोग कतराते नहीं हैं। जो तारों का जंजाल सड़कों पर था, अब जाइए देख लीजिए, एक तार का जंजाल नहीं दिखाई पड़ता। क्या हो गया? क्यों नहीं आज तक लोगों ने सोचा? इस सोच को क्यों नहीं सुधा? तारों का जंजाल गायब है, आसमान साफ दिखाई पड़ता है। नहीं तो आसमान और हमारे बीच में तार आते थे, आज हमारे बीच में हम हैं। मेरा आसमान है, मेरा आसमान है, हमारी काशी है, हमारी काशी है, मेरा आसमान है, बीच में काशी का बेटा नरेंद्र मोदी है। ये भाव लोगों के मन में है, इस बात को समझना चाहिए। भेलूपुर से सुनारपुरा की सड़कें कोई देख ले, ऊर्जा गंगा का प्रकटन कोई देख ले, पेयजल की बात कोई देख ले, पंचक्रोशी, काशी की आध्यात्मिक यात्रा का नाम पंचक्रोशी। यह माना जाता है कि काशी में रहने वाला व्यक्ति अगर पंचक्रोशी उसने नहीं किया तो उसने काशी को नहीं देखा, काशी को के गुण को नहीं पाया। पंचक्रोशी के आध्यात्मिक महत्व को, पंचक्रोशी के पर्यटनिक महत्व को, पंचक्रोशी के एकत्वपूर्ण महत्व को समझने का काम मोदी जी ने किया। और मैं तो उनको आमंत्रित करता हूं कि एक बार मोदी जी आप भी पंचक्रोशी कर लीजिए, देखिए कि पंचक्रोशी का आनंद क्या होता है, उसको बदलने का काम। कुल मिला जुला के ये कहना है कि मोदी जी ने काशी की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटनिक और सनातन प्रतीच का जो संस्कार है उसको संरक्षित ही नहीं रखा, उसको संरक्षित करके दर्शनीय बना दिया। आप देखिए जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है उसमें पुराण और पुराणोत्तर देव प्रतिमाएं हैं जो घरों में दबी थी, कोई नहीं जानता था। नीलकंठेश्वर महादेव, कुक्कुटेश्वर महादेव, विश्वेश्वर महादेव, नरकटेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव, ये सारे महादेव काशी के पुराणों में उल्लिखित हैं। आप जानते थे? कौन जानता था इसको? आज जब कॉरिडोर का निर्माण होने लगा तो नीलकंठेश्वर जी खिल के ऊपर आ गए, सर्वेश्वर जी हंसने लगे, कुक्कुटेश्वर जी आशीर्वाद देने लगे, विश्वेश्वर जी जिनके आशीर्वाद से विवेकानंद नामक एक महान भारत के बेटे का जन्म हुआ, उनका रूप दिखाई पड़ा। दुनिया देखेगी इसको, इसका जो रूप निखरेगा, इसको जो संरक्षित किया जाएगा, तो क्या दुनिया नहीं देखेगी? भारत के आने वाले हमारे देश भर के भारतवासी इसको नहीं देखेंगे? देखेंगे। उनको इतिहास का पता होगा, उनको बनारस के पौराणिक महत्व का पता होगा, उनको बनारस के सांस्कृतिक निष्ठ परिवेश का पता होगा। ये पता कैसे लगता जब घरों में सब कुछ कैद था? बाहर निकलना जरूरी है। इन देव प्रतिमाओं को जो ऐतिहासिक हैं, पौराणिक हैं, महाभारत कालीन हैं, उनको देखना भी तो चाहिए, दर्शन भी तो करना चाहिए। कैसे होगा दर्शन? ये सोचना होती तो दर्शन कैसे होता? यह अद्भुत काम किया मोदी जी आपने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके आपने दुनिया के सामने काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति को स्थापित करने का अद्भुत प्रयास किया। मैं आपको इसके लिए साधुवादी नहीं देता, आपको प्रणाम करता हूं, ये सोच को प्रणाम करता हूं। बुद्ध, भगवान बुद्ध की कर्मस्थली काशी, आपने उसको सुधार करके
बुद्ध को भी प्रणाम किया। जैन स्थली काशी, जैन भेलीपुर के आसपास जो जैन मंदिर है उसका सुंदरीकरण करके आपने भगवान जैन को भी, जैन देवताओं को, जैन महर्षियों को भी प्रणाम किया। शैवों को प्रणाम तो किया ही आपने, जैनियों को भी प्रणाम किया, बौद्धों को भी प्रणाम किया, रामानंदियों को भी प्रणाम किया, अवघड़ संप्रदाय के नाथ संप्रदायों को भी प्रणाम किया। ऐसा लगता था कि जैसे नरेंद्र मोदी स्वयं में काशी के रूप बन गए हों। कौन सोच कर रहा है, कैसे हो रहा, मैं नहीं जानता, लेकिन उस सोच को देख करके मैं आह्लादित हूं। टाउन हॉल, कितने लोग जानते थे कि टाउन हॉल का बनारस से क्या संबंध है? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में काशी का टाउन हॉल ऐतिहासिक स्थल रहा है। गांधी कभी गए थे, कभी सम्मेलन, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी वहां जुटते थे। उस टाउन हॉल को रीडेवलपमेंट करके आपने छोटा मोटा काम किया, आपने स्वतंत्रता संग्राम की महान परंपरा का आदर किया, उन क्रांतिकारियों को प्रणाम किया जिन क्रांतिकारियों ने काशी में रह करके देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने का प्रयास किया, उनको प्रणाम किया आपने। दुर्गा कुंड सामान्य है क्या? दुर्गा जी का, मां दुर्गा का मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। दुर्गा कुंड उपेक्षित था। आज दुर्गा कुंड पर लोग सांस लेने जाते हैं। कोविड काल में घरों से उगताए लोग, बदहवास लोग दुर्गा कुंड के चारों तरफ बैठ करके कोविड से त्राण पाने की आकांक्षा भगवती देवी से करते रहे। ये सभी ने देखा। ये सोच, तालाबों का नगर है काशी, पोखरों का नगर है काशी, लीलाओं का नगर है काशी, गलियों का नगर है काशी, खान पान रहन सहन का नगर है काशी। मैंने तो काशी में रह करके वो मिठाई देखी, अनेक मिठाई खाई, मगदल खाया, जलेबी खाया, कचौड़ी खाई, सब्जी के सब खाया, बचपन में भी खाया और 2021 में भी खा रहा हूं। स्वाद बदल गया, रंग बदल गया, रूप बदल गया। काशी का मगदल खाने के लिए हवाई जहाज पकड़ के लोग बनारस आते थे, आज भी आते हैं। उसका वैश्वीकरण हो गया। लकड़ी का खिलौना, कुटीर उद्योग के रूप में लकड़ी का खिलौना था, बंद होने के कगार पर था। आपकी प्रेरणा से मोदी जी लकड़ी का खिलौना जो खुजवा में है उसको नई रंगत के रूप में, नई रंगत में आने का अवसर मिल गया। तो स्वदेशी परिकल्पना भी आपने स्थापित की, स्वावलंबी परिकल्पना भी आपने स्थापित की। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहां मैं अध्यापक हूं, आपकी प्रेरणा से काशी स्टडी कोर्स, जो काशी के लोगों को रोजगार देने के लिए एक कोर्स बन रहा है, उस कोर्स की प्रेरणा आपसे मिली। काशी रोजगार, ये कौन सोचा था? अगर अभिभावक प्रेरणा स्रोत हो तो उनके पीछे चलने वाला आदमी नई सोच ले आ सकता है। यह अद्भुत काम किया मोदी जी आपने काशी को जो विकासवान के विकास के रूप में बदलने का, वो तो अलग सवाल है, लेकिन काशी को पहचानने का काम भी तो आपने किया। पहचाना इसलिए कि काशी को जीने का भी तो काम आपने किया। काशी को अंतरस्थल पर, अंतरस्थल में बसाने का भी तो काम आपने किया मोदी जी। मजाक नहीं है, ये साधक व्यक्ति कर सकता है, ये साधना वाला व्यक्ति कर सकता है, ये वही सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका मनोभाव संकल्पशील होगा वही काशी को आगे ले जाने की बात सोच सकता है। और इसलिए मैं निवेदन पूर्वक इस मंच से कहना चाहता हूं कि आपकी संकल्पशीलता
ये आपकी नहीं है, आपकी संकल्पशीलता मां गंगा की संकल्पशीलता है, आपकी यह संकल्पशीलता काशी विश्वनाथ की संकल्पशीलता है, आपकी यह संकल्पशीलता संकट मोचन जी की संकल्पशीलता है, आपकी यह संकल्पशीलता काल भैरव की संकल्पशीलता है, आपकी यह संकल्पशीलता माता दुर्गा की संकल्पशीलता, दैवी संकल्पशीलता है। इसलिए गर्व होता है मुझे कि हमारे घर का बेटा, काशी के हर लोगों को गर्व है कि हमारे घर का बेटा नरेंद्र मोदी काशी के लिए जीता है, काशी के लिए मरता है, काशी के लिए सोता है, काशी के लिए जगता है, जहां जाता है काशी को अपने कंधे पर, सिर पर बिठा के रखता है। यह भाव अद्भुत है मोदी जी, ये भाव असामान्य है। इसकी सोच की इस सोच की परिकल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की थी, ईमानदारी से कहना चाहता, कभी नहीं की थी। आप काशी विश्वनाथ की आप पर मुझे तो लगता है कि अगर किसी को देव कृपा देखनी हो तो आप पर देखे, सीधे सीधे काशी विश्वनाथ की कृपा आप पर, सीधे सीधे गंगा की कृपा आप पर, सीधे सीधे दुर्गा की कृपा आप पर, सीधे सीधे काल भैरव की कृपा आप पर। इसलिए ये अद्भुत काम, संघर्षपूर्ण काम, कठिनतम काम आप करने के लिए प्रयास करें। धोबी घाट क्या था? 14 के पहले धोबी घाट क्या था? 2020 में धोबी घाट क्या है? किसको लाभ मिला? समाज के उन लोगों को लाभ मिला जो बनारसी पहले हैं और समाज में पीछे रहने वाले बाद में हैं। हम धोबी घाट पर कपड़ा धोने वाले अपने धोबी भाइयों को अपने से अलग नहीं मानते। जैसे हम हैं, हमारा काम पढ़ना पढ़ाना है, उनका काम लोगों की सेवा करना है, वो मेरे भाई हैं। इस भाई को स्थापित करने का काम किसने किया? आपने इसका विश्लेषण नहीं किया होगा मोदी जी, मैं विश्लेषण कर रहा हूं। नाविक, पूरा कोविड काल बंद, कोविड पूरा काल नावें बंद थी। घाट पर रहने वाले मेरे मल्लाह नाविक भाई बहन संत्रास में थे, नावें नहीं चली, उनका रोजी है, उनका रोजगार है। लेकिन काशी के लोगों ने उनको हताश नहीं किया, निराश नहीं किया, उनको भी जीने का रास्ता सिखाया। और आपके सहयोग से वो पूरे कोविड 3-4-5 महीने जीते रहे, अपने परिवार को पालते रहे, कोविड का सशक्तता से संघर्ष से उनको साहस से उनका मुकाबला किया। आज नावें खुल गई, उनके चेहरों पर प्रसन्नता है। काशी के पंडे, गंगा आरती ने काशी के पंडों को सशक्त बनाने का काम किया। 2014 के पहले काशी में 4 या 5 गंगा आरती होती थी। 2021 में लगभग हर घाटों पर गंगा आरती होती है, लगभग। और उस गंगा आरती को देखने के लिए हर घाट पर शाम को भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ सुलभ हो गया, सब कुछ आसान हो गया, सबके भाव में उद्वेलन हो गया। इसलिए का गंगा वही है, गंगा आरती वही है, लेकिन लोग गंगा के प्रति, गंगा आरती के प्रति श्रद्धानत होने लगे। आपने गांव गोद में लिया, जयपुर गांव आपने गोद लिया, यह भी एक अद्भुत कल्पना थी। यह गांधी की कल्पना है, यह विनोबा की कल्पना है, यह प्राचीन भारत के महान ऋषियों की कल्पना है कि गांव को गोद लेकर के गांव को समृद्ध करना चाहिए। कौटिल्य ने कहा कि यदि ग्राम समृद्ध नहीं है तो राष्ट्र समृद्ध नहीं है। अर्थशास्त्र में कहा, मुझे लगता है कि वो भाव आपने पकड़ा। आपने मॉडल के रूप में बनारस का जयपुर गांव मॉडल के रूप में लिया, गोद लिया, अपने सांसदों से कहा कि गांव गोद लो। लेकिन जयपुर मैं देख रहा हूं, जयपुर कई बार गया
हमारे विभाग, राजनीति विज्ञान विभाग ने जयपुर पर रिसर्च कराए, जयपुर की तस्वीर बदल गई। आपने मॉडल दिया कि गांव की तस्वीर बदलने का अर्थ है देश की तस्वीर बदलना। यह मॉडल शुरुआत आपने बनारस से की, इसलिए कहना बेमानी है कि बनारस के मोदी हुए कि नहीं हुए। बाबा विश्वनाथ की नगरी अगर बनारस है तो मोदी जी की भी नगरी बनारस है, बाप बेटे की नगरी बनारस है। महादेव हमारे पिता हैं, मोदी जी के पिता हैं। जैसे हम महादेव के संतान हैं, वैसे मोदी जी भी महादेव के संतान हैं। तो बाप बेटे का यह काशी, बाप बेटे का यह बनारस जिसका रस बना रहता है, वो आगे बढ़े, नक्षत्र की तरह चमके, सूर्य की तरह से तेजवान हो, तापवान हो। यह कल्पना तो हर बनारसी करता ही है, और इसलिए करता है कि नरेंद्र मोदी जैसा बेटा उसने पाया है। जब कोई संकल्पशील और अच्छा बेटा किसी परिवार को मिल जाता है तो परिवार धन्य हो जाता है। काशी को संकल्पशील और एक ऐसा बेटा मिला जो सबको लेकर के, जब पूरे परिवार को लेके चलना चाहता है तो काशी गौरवान्वित है। मैंने अपनी बात अपने संबंध में रख ली। आपको कोई सवाल, आप दिव्या जी कुछ पूछना चाहती हैं, पूछें। दिव्या जी। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही होगी? जी जी। हाँ सर, आपने तो बहुत कुछ बता दिया, और काशी के का पहले का काशी मोदी जी के आने के और बाद के काशी के बारे में। पर मैं चाहूंगी कि एक प्रकाश, हालांकि हम भी उस यूनिवर्सिटी से हम लोग जुड़े हुए हैं और मैं वहाँ की छात्रा रही हूँ और अभी एक स्टार्टअप कंपनी चलाती हूँ, तो ये जब वीडियो शुरू हो रहा था इसके पहले सांसद जी का कि मैं यहाँ के युवाओं का आह्वान करता हूँ कि आप आइए और हमारे साथ विकास के काम में लगिए। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस एक प्रकाश आपसे चाहूंगी कि आप एक प्रकाश, जो रोजगार की तरफ युवा पहले परेशान रहते थे, आज रोजगार बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। काशी का जो योगदान होंगे। और दूसरी बात कि गंगा जी को जब हम बचपन में देखा करते थे, मैं एक दिन घाट पे बैठी हुई थी और कुछ टूरिस्ट आए हुए थे और वो लोग खा के कुछ रेपर फेंक रहे थे। तो एक नाविक बच्चा छोटा वो आया और उन्होंने कहा कि भैया इसको डस्टबिन में फेंकिए, मोदी जी ने कहा है, आपने सुना नहीं क्या? तो ये सुधार हुआ है। पर गंगा के सुधार के बारे में तो आपने बहुत कुछ कह दिया। पर मैं चाहूंगी कि इस पे और भी प्रकाश की, हम इस पे और क्या कर सकते हैं, युवा क्या कर सकते हैं, बनारसी कैसे प्रधानमंत्री जी की तरह के टीम में शामिल होके बनारस के लिए और काम कर सकते हैं। देखिए दिव्या जी, आपने मोदी जी के संकल्पों में शामिल होने की बात की, संकल्पों में शामिल होने की बात की। यह बनारस आपका है, आपका, आप उसकी बेटा बेटी हैं। अब बेटा बेटी अपने बनारस, अपनी मां बनारस को नहीं साफ करने की प्रेरणा देगा तो मोदी जी एक अभिभावक के रूप में कितना चिल्लाएंगे। आपको अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। काशी की गलियां साफ रहे, काशी की सड़कें साफ रहे, पान खा के लोग न थूके। इसके लिए साहस की जरूरत पड़ती है। बनारस के युवाओं में साहस हो कि अगर कोई अनायास ऐसा करता है तो हाथ जोड़ के निवेदन तो कर ही सकता है कि भैया मत करिए, ये आपका है, अपने ऊपर कोई नहीं थूकता, ये आपका शरीर, काशी आपका शरीर है, आप अपने शरीर पर थूक रहे हैं। ये समझाने की जरूरत है। और ये समझाएगा कैसे? जब बनारस का युवा बनारस को समझेगा। बनारस के युवाओं को बनारस को समझने और जीने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक रोजगार का सवाल आपने उठाया, वह रोजगार, बनारस में तो रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को खोजने की जरूरत है, उन संभावनाओं को व्यवस्थित करने की जरूरत है। आखिर हजारों साल से बनारस में जो युवा थे, यहीं रह करके ना अपना जीवन जिए।
अपना उद्योग, अपना स्किल आगे बढ़ाया उन्होंने, अपना इनोवेशन आगे बढ़ाया लोगों ने। उन्होंने सिर्फ सरकारी नौकरी पर अपना भाग्य नहीं छोड़ा, अपने मेहनत पर भाग्य छोड़ा। मोदी जी चाहते हैं कि बनारस का युवा हर क्षेत्र में प्रयास करे, जॉब की भी खोज करे, लेकिन स्किल भी करे, अपने को बनाए भी, स्वरोजगार की भी बात करे, सहायता ले सरकार से। सरकार सहायता देने करोड़ों करोड़ों रुपया स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार दे रही है। क्यों नहीं लाभ उठाते बनारस के लोग? पीएचडी करके घूमने से अच्छा है कि पीएचडी करके नया इनोवेशन करें। कोई जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में हमारे जैसे प्रोफेसर होके निष्क्रिय हो जाए। युवाओं में निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए, युवाओं में सक्रियता जरूरी है। और मेरे जैसा अध्यापक मानता है कि सक्रिय युवा कभी भी सफलता से च्युत नहीं होता। सक्रिय युवा आज नहीं तो कल वह सफल होता ही है, वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। यह एक सत्य बात है। चौबे जी, आप भी शायद कुछ कहना चाहते थे। जी सर, मैं प्रणाम। सबसे पहले आपको प्रणाम करते हुए, आपने कहा कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी जी को पाया है, भाई के रूप में पाया है, अभिभावक के रूप में पाया है और महादेव के एक अनन्य भक्त और पुत्र के रूप में पाया है। मोदी जी के आने के बाद बनारस सभी रूपों में बदला हो, चाहे विकास के लिए बदला हो, अध्यात्म के लिए बदला हो, पर्यटन के लिए बदला हो, या बनारस की जो एक वैश्विक आध्यात्मिक छवि थी उसके साथ साथ विकास का आधुनिक मॉडल के रूप में बदला है। आपने सभी विषयों पर बहुत विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला, तो कुछ बचता नहीं। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं गुरुजी आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस के युवाओं से, बनारस के युवाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व के युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी की जो दृष्टि है वह दृष्टि यह है कि बनारस के माध्यम से यह विश्व में संदेश जाए कि दुनिया के युवा एक हो, दुनिया के युवा बनारस से जुड़े, संस्कार से जुड़े, परिवार से जुड़े, अपनी शक्ति को समझे, अपने विवेक को समझे और अपने पैरों पर खड़े होकर के, मोहताज होके नहीं। विवेकानंद को याद करिए, निर्भय युवा, निर्भय युवा, साहसी युवा, जागृत युवा, ये बनारस का युवा रहा है। और मोदी जी लगातार इस बात को संदेश देते रहे कि बनारस के युवाओं में वो जोश है, बनारस के युवाओं में वो शक्ति है, जिस शक्ति के बल पर वो दुनिया के युवाओं को समेट सकते हैं। विवेकानंद ने कहा था, मेरे भाइयों और बहनों, तो बनारस का युवा कह सकता है कि विश्व के भाई, आओ मेरे भाई, आओ गले लगो, साथ उठा जाए, साथ जगा जाए, साथ अपने को सशक्त किया जाए। ये भाव बनारस के युवाओं से होना चाहिए और ये बनारस का युवा कर सकता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इसीलिए ये संदेश दिया है और उन्होंने सीधे सीधे, न त्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख ताप्तानाम प्राणी मार्त नाशनम। ये जो मालवीय जी का वाक्य है, इसका निहितार्थ ये नहीं है कि आपको जॉब न मिले, आपको जॉब भी मिले, आपको रोजी रोजगार मिले, आपको शिक्षा मिले, आपको उपलब्धि मिले, आपको गौरव मिले, लेकिन ये गौरव अलब्ध लाभार्थी लब्ध परिरक्षिणी रक्षित विवर्धनी वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादनी। ये जो लाभ आपको मिले उसका वितरण भी होना चाहिए, समेट के नहीं रखना चाहिए। मोदी जी कोई चीज समेट के नहीं रख रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। काशी वितरित करती रही है। काशी के युवा सशक्त हो करके अपने रास्तों को खोजते हुए, बिना हताशा, बिना निराशा, अगर चरे वहती के संकल्प को लेके चलेंगे तो काशी का युवा कभी निराश नहीं होगा और काशी के युवा दुनिया के युवाओं को निराश नहीं करेंगे। ये मेरा भाव है। अवनिंद्र जी, धन्यवाद। अवनिंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रणाम। आपने सभी विषयों को हम लोगों के सामने रख दिया। वैसे अक्सर आप ये बातें कहते रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की जितनी भी योजनाएं हैं और जो भी
लागू हुई हैं और काशी वासियों को जो कुछ भी मिला है उस पे आप अक्सर एक बात कहते रहते हैं, और जैसा कि मैं आपको इसलिए कोट करना चाहूंगा कि आपने 2015-16 में ही ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी आध्यात्म, शिक्षा, दर्शन, कला की वैश्विक कोडिंग कर रहे हैं। मुझे जहां तक याद है कि 15 में एक किसी सेमिनार में ऐसा आपने कहा था कि वो एक कोडिंग कर रहे हैं। तो मुझे आज लग रहा है 2021 का बनारस देखने के बाद और उसकी विश्व में एक धमक जो सुनाई दे रही है पर्यटन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में, जो कुछ भी, तो जो अभी आपने कहा वो मेरे ख्याल से उसको जोड़ता है। चलिए, आपको अच्छा लगा हमारी बात। कोडिंग सही होनी क्यों नहीं चाहिए? कोडिंग वैश्विक कोडिंग होनी चाहिए। हमारा आध्यात्म सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी शिक्षा हमारे लिए नहीं है, विश्व की मानवता के लिए है, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर के है। मोदी जी का यही उद्देश्य है और मोदी जी के काशी का भी यही उद्देश्य है। तो कोडिंग हो, अच्छी बात है। डॉक्टर भारती मिश्र जी कुछ कहना चाहती हैं? डॉक्टर भारती मिश्र जी। मिश्रा जी प्रणाम। आपने काशी के विषय में नरेंद्र मोदी का काशी और उससे पहले का काशी बहुत कुछ कहा। वास्तव में काशी बहुत बदली है, जिसका स्वरूप हम लोग को भी देखने को मिलता है। काशी बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से दोनों तरफ से बदली है। लेकिन मैं चूंकि एक महिला हूँ, महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया। महिला सशक्तिकरण के लिए, बालिका सुरक्षा और मैंने ऐसा देखा है कि काशी की महिलाओं में बहुत ज्यादा जागृति आई है, एक ऊर्जा आई है, एक स्फूर्ति आई है सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए। तो क्या आप कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे कि काशी की महिला विश्व पटल पर कैसे एक मॉडल के रूप में आ जाएं, जिसका विश्व के लोग अनुकरण करें? काशी की भारती जी, आपने सवाल बहुत गंभीर उठा दिया। हम 2014 के पहले के भी बनारस के महिलाओं को मैं जानता हूं। मेरी भी माँ है बनारसी, मेरी भी नानी बनारसी की है। मेरे घर घर में मामा, नानी, मौसी, नानी सब पड़े हुए हैं, मैंने उनको देखा। और 2021 के बनारस को भी मैं देख रहा हूं महिलाओं को। मैं ये मानने लगा हूं कि काशी में जिस नर नारीश्वर की कल्पना, नारीश्वर महादेव की कल्पना की जाती है, वह जेंडर इशू नहीं है, नर और नारी की समानता का सूचक है। शिव नारी भी हैं, शिव पुरुष भी हैं। नारी के बिना पुरुष कैसा, पुरुष के बिना नारी कैसा। काशी तो हमारी माताओं, बहनों, नानी, दादी की काशी है। उन्हीं के गर्भ से हम पैदा हुए हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व कहां। मां गंगा नारी हैं और सभी गंगा मां की बेटे हैं। तो गंगा के सशक्तिकरण का अर्थ यह हुआ कि बनारस के नारियों का सशक्तिकरण। मैंने देखा कोविड के दौरान जितना पुरुषों ने कोविड के दौरान कोविड वॉरियर के रूप में काम नहीं किया, उतना बनारस के नारियों ने किया है। आप उसकी उदाहरण हैं मैडम। मैंने आपको कार्य करते देखा, रात रात भर खाना पीना छोड़ करके जो सिलाई मशीन पर मास्क आपने बनाया, वह भारतीय नारी का प्रतीक नहीं है तो क्या है? आपने भोजन बना बना करके विश्वविद्यालय के हॉस्टल में भूखे छात्रों को भोजन दिया। मैडम भारती जी, यह नारी का रूप नहीं है तो क्या है? पुलिस को, सफाई कर्मी के घर जा करके उनको आर्थिक मदद की, वो नारी का रूप क्या है? नारी तो 2014 में के बाद बहुत ऊर्जा स्रोत से भरी हुई है। जितना बनारस में नारी का सम्मान और नारी का कार्यक्रम होता है, वो बनारस के नर नारीश्वर का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि बनारस की मेरी बहनें, मेरी माताएं, नारी सम्मानित नारी समाज उठ के और खड़ा हो, सबको पीछे छोड़े, बनारस को आगे बढ़ाए, देश के यज्ञ में हवन करे और मोदी जी के साथ कदम ताल करे। मोदी जी,
महिलाओं के बिना आगे नहीं चल पाएंगे आप। ये सशक्त महिलाएं आपकी साधन ही नहीं, आपके साहस को देने वाली हैं। ये मेरा आपसे निवेदन है। भारती जी, और किसी को कुछ पूछना हो? अब मुझे लगता है कि मैंने समय का भी अतिक्रमण कर लिया, भाव में बह गया तो फिर बह गया। एक गंगा की लहरों की तरह जीवन है, गंगा की लहरें चलती हैं तो रुकती नहीं है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने अगर समय लिया हो अधिक, और आज इतने अच्छे विचार विमर्श के लिए, विचार मंथन के लिए जो भी मोदी ऐप से, मोदी वेव ऐप से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। जिन लोगों ने मुझे यह अवसर दिया अपनी बात रखने का, उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। और फिर कभी अगर आप मौका किसी विषय पर देंगे तो मोदी के जी के लिए मैं सहर्ष हाजिर रहूंगा, और फिर मौका मिलेगा फिर आपके बीच में आऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय काशी। मैं देश के युवाओं को, जिनके दिल में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिनमें लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता है, ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता हूं। देश के युवाओं से मेरा आह्वान है, वो आगे आए और बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा में